नमस्कार। आज जैसे कि मैंने कहा था कि आज से मैं एंटरप्रेन्योर क्लास का पहला सेशन लूँगा। पर इसके पहले कि आप मुझसे ये समझे या जाने, ये बात हर एक नए इंसान को ज़रूरी है समझना कि भई मैंने एंटरप्रेन्योरशिप इनसे क्यों सुननी चाहिए या उसके बारे में इनसे क्यों सुननी चाहिए। तो इस पहले एपिसोड में मैं मेरा पूरा 30 साल से ऊपर का जो करियर है उसकी एक स्टोरी, एक सच्चाई आपको बयां करूँ। मेरा नाम जितेश नशीने है और इस वक्त मैं नवी मुंबई महाराष्ट्र में रहता हूँ। मैं 2016 तक एक कंपनी का एक्स चेयरपर्सन रहा हूँ जिसका नाम फिनिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेशनल पब्लिक लिमिटेड। पर मेरी शुरुआत कहाँ से हुई ये बात आपको जाननी जरूरी है। और मेरे जीवन में हमेशा मैंने एक बात को रखा है कि सच वो कितना भी बुरा या कितना भी वर्स क्यों ना हो, वो रखे आप। जो आपको जान पाएंगे वो आपके साथ चलेंगे, जो नहीं जान पाएंगे वो कोई बात। मेरे 30 साल से ज्यादा के प्रोफेशनल करियर के जो उतार चढ़ाव और जो वर्स्ट टू वर्स्ट झेलना था जीवन में, उस सफर को पूरा कर के 50 साल मेरी उम्र के इस पड़ाव में हूँ कि मैंने मेरे पूरी मेरी निचोड़ मेरी मेहनत उस सब को मेरी छोटी मोटी भूलों से स्वाह कर दिया। और आज मैं फिर से जीरो पर अनुभव का जो पिटारा है, जब मैंने शुरुआत की थी तब भी मैं जीरो पर था। जब मैंने 500 करोड़ के ऊपर से ऊपर का काम किया, तब मैं जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान हासिल किया जीवन से और बाकी सब चीजों से, तो उसका वर्थ था। शुरुआत तो वैसे क्योंकि पापा टीचर थे, पर 3-4 साल 3-4 क्लास थर्ड फोर्थ में ही था मैं, तो पापा ने एक दुकान चालू कर दी थी गांव में। और वो दुकान सवेरे उठकर चलाया करते थे और दोपहर में स्कूल चले जाते थे। 12 के बाद का उनका अक्सर समय हुआ करता था स्कूल जाने का। उसके पहले वो दुकान चलाते थे मॉर्निंग 5 बजे से उठकर। उस समय बिजनेस मेरे अंदर गया। कभी कभार छुट्टी के समय में मैं खुद दुकान पर बैठा करता था। और उस समय में गांव में जैसे आज हम पर्ची पन्नी और इन सब चीजों में जो पन्नियों में तो सामान देखते हैं, वेल पैक एंड ऑल दैट, तो नहीं हुआ करता। तो हम पूरी बात कर देते। और गांव के लोग थे वो, तो उस समय बीत गया। और उस समय एक बात और समझ आई मेरी कि पापा अगर गवर्नमेंट जॉब में होते हुए भी अगर ये बिजनेस कर रहे, तो इसका मतलब ये है कि नौकरी शायद वो नहीं दे पा रही है। धीरे धीरे करते करते चीजें आगे बढ़ती चली गई और मैं अपनी पढ़ाई के लिए बाहर निकल गया। और लेकिन बिजनेस को करने के लिए मेरे अंदर में चीजें पहले से ही शुरुआत थी। तो फिर मैंने कोई छोटा मोटा काम कर लिया। और ट्वेल्थ के बाद लेकिन स्पेशली जब इंजीनियरिंग में कदम रखा, तो वहां से एक सही तरीके से मेरा बिजनेस का ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ। एक इंटरनेशनल कंपनी जिसका मैं डिस्ट्रीब्यूटर बना, और मैंने उस कंपनी की जो अच्छी शिक्षा थी उसको ग्रहण करना शुरू किया।
मैं सीख रहा था, मतलब मैं बिजनेस के प्रति इतना सीरियस था कि मुझे याद है कि सेकंड ईयर, जब मैंने फर्स्ट ईयर क्वालिफाई करने के बाद सेकंड ईयर में जो फीस भरनी होती है टर्म्स की, उसकी फीस उसके डिस्ट्रीब्यूटरशिप के कॉस्ट में लगा लेता। 99 96 97 की बात होगी ये। और एक चीज, उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में मैं छोटे शहर से नागपुर आया, और वहां पर जो ड्रीम था, जब उन्होंने ड्रीम की बात की, और जब वो सुनकर उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम सुनकर जब मैं बाहर घर लौटा, मैं जगह के आ रहा करता था, वहां लौटा तो मुझे नींद नहीं आई उस रात। और ऐसे जैसे सपनों ने मुझे बार बार कह रहे थे कि मुझे कुछ करना है, चलो बड़ा कुछ। वक्त चलता रहा, वहां से ट्रेनिंग लेते हुए काम करते हुए थोड़ा बहुत, पर सफलता सच नहीं मिली। फिर लेकिन उस ज्ञान का, वो जो ट्रेनिंग था, उसकी शिक्षा का असर पड़ा। इस दौरान मैंने अपना खुद का कुरियर चालू कर बांटा भी, कुरियर बांटा। इस दौरान मैं लोकल कंपनी में एज ए मैनेजर रहा, वॉशिंग पाउडर होम। उस दौरान उसके बाद फिर 1998 के आसपास मुझे एक अपॉर्चुनिटी आई स्वदेशी मार्केटिंग के नाम से, और मैंने उस कंपनी को ज्वाइन कर लिया। बड़ा बड़ा ग्रुप खड़ा किया, वहां का नेशनल स्पीकर और ट्रेनर रहा। इस दौरान शिक्षा पे मेरा हमेशा खुद का जोर होता था, क्योंकि मैं ध्यान देता था, क्योंकि ये बात मैंने समझ ली थी उस पहली कंपनी से कि 150 देशों में वो इसलिए जा पाए क्योंकि उनकी शिक्षा बहुत बेहतर। एक और सपने ने उस वक्त ही जन्म ले लिया कि जीवन में जब भी कोई कंपनी बनाऊंगा, उसको 150 देशों तक लेकर जाना। वक्त चलता रहा, जिस कंपनी का नेशनल स्पीकर बना, और ट्रेनिंग्स और ये सब करता रहा। करते करते जीवन आगे बढ़ रहा था, बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाया था, पर ट्रेनिंग्स, चूंकि मैं नेशनल स्पीकर था, मैं सीख रहा था। मैं समझता हूँ कि उस सीखने का ही वक्त है सर। पर सपने बहुत बड़े हो गए, और एक शर्ट, व्हाइट शर्ट, एक ब्लैक पैंट और एक टाई, रेड टाई पहना हुआ करता था। और ऐसे दौरान कि मैं जब गुजरता तो पुराने दोस्त यार मुझे बुलाते, और वो मेरे बड़े बड़े सपनों की बात करते, मुझे मेरी मजा लिया करते। तो वक्त भी मुझे याद है, मुझसे पूछते भी कि कब क्या होने वाला है, कब क्या करने वाला है। मैं कहता मैं निकल जाऊंगा। मुझे देख करके लोग कहते कि ये लड़का अच्छा था पढ़ाई में और सपनों में कहीं खो गया। पर मैं सीख रहा था, समझ रहा था। ये करते करते दौर निकला, पढ़ाई पीछे छूटने लग गई थी और छूट गई। सेकेंडरी ईयर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैं ड्रॉप आउट किया, और धीरे धीरे चीजें आगे बढ़े। 3 4 में मैंने 3 में शादी होगी, और इस दौरान रिटेल से लेकर के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट थे जिसके ऊपर में मैं कुछ ना कुछ करता रहा। फिर वो रिटेल के होम प्रोडक्ट्स हो, या हर प्रकार का प्रोडक्ट, इंश्योरेंस हो, इन्वेस्टमेंट हो, इन सब पे काम करता था। थोड़ा बहुत इंसान अपनी रोजी रोटी के लिए कुछ करता था, पर मैं मौके की तलाश में था, और एक अच्छा मौका, एक अच्छी तलाश मुझे थी। और तब तक लगभग 18 19 साल निकल चुके थे।
पर कहीं भी स्टैंड नहीं हो पाया। और छोटे से शहर से फिर मैं निकल कर नागपुर में आया 2005। और 2005 में फिर मैंने देखा कि रियल एस्टेट को लेकर एक बड़ी अपॉर्चुनिटीज है, एक अच्छी टीम की, अच्छे सिस्टम की जरूरत है। तो उस वक्त मैं और दो लोग थे जो उस वक्त मेरे साथ आए, और मेरा परिवार पहले से ही मेरे साथ था। मेरे भाई, मैं, घर के मतलब घर का हर मेंबर, यहाँ तक कि मुझे याद आते हैं वो दिन कि जब कंपनी का काम चालू किया था तो हम लोग पर्चे बांटा करते थे। उस पर्चे को, जब वो पर्चे आ जाते थे तो मैं रात के 12 तक घर आता था, वाइफ के साथ बैठ कर के वाइफ वो पर्चे लिखती थी, नाम लिखते थे, और सवेरे 6 बजे होकर के मैं निकल जाया करता था। मतलब दिन और रात का, क्योंकि सपने बड़े थे, और मुझे होश ही नहीं था, मुझे बस काम करना था। मैंने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी रियल एस्टेट में देख ली थी, और मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे रियल एस्टेट में बड़ा काम करना है। और जो खामियां मैंने देखी थी, उस खामी को पूरा करना। किसी से मार्केटिंग के लिए प्रोजेक्ट लिया हमने, हमने काम चालू किया। मात्र 10 बाय, माफ कीजिएगा, 6 बाय और 4, 6 बाय 3, 6 बाय 4 का वो छोटा सा एक बिजनेस सेंटर का एक रूम था। अगर 2 चेयर सामने लगती, एक पीछे जहाँ बैठा हुआ करता, तीसरा कोई आ जाए तो उसको खड़ा रहता। काम चालू होने के बाद में हुआ ये कि कुछ 1-2 महीना लौटा था कि एक महाशय जो अपने आप को बड़ा बिल्डर मानते थे, बड़ा बड़ा डेवलपर मानते थे, और हाँ, नाम था उस वक्त में, 2-3 लोगों को लेकर वो धमकाने भी आया कि बेटा, यहाँ से 24 घंटे में अपनी दुकान उठाने तक। अब चूंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ था नहीं, और डरने के लिए था क्या, तो डरा नहीं मैं। कभी कभार ये जो 2-7 लोग होते कभी कभार आया करते, लेकिन परिवार साथ। और उस 10 बाय 4 के रूम से निकल कर हम एक बड़े रूम में आए, और उसके बाद हमने साल भरे में एक बड़ा सा ऑफिस में 2 साल। चूंकि ये बिजनेस जो है रियल एस्टेट, ये बड़ा बिजनेस है, और हमने अपनी स्ट्रीम, डायरेक्ट मार्केटिंग की स्ट्रीम, टीम स्ट्रक्चर में इसको ढला था। और 2008 आते आते मेरी बातें समझ में आ गई थी कि अब हमको बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे घर से कोई इस बिजनेस में था नहीं, तो हम सब इस बिजनेस के लिए नए थे। 2008, 9, 10 एक्सपांशन में हमने लगभग 4 राज्य और 36 एक ऑफिस में हम अपने आप को स्प्रेड कर लिया, 36 ऑफिस। हम लोग लेआउट लेते, उसको मार्केट करते, बेचते, ये काम हो रहा था। आगे बढ़ते गए, कुछ भूले इस दौरान होती गई, जैसे कि जायज थी वो, मतलब जायज थी इन द सेंस कि जब आप बढ़ते हो और आपका विजन बड़ा होता है, तो एक बड़ा सबक मुझे यहाँ से सीखने मिला कि जो मुझे बड़ा सेटबैक देकर गया, कि होता है कि जब बिजनेस करते हैं हम लोग, हम भी कर रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स आ। मेरा पहले से ये था कि मैं प्रॉब्लम को पनपने नहीं देता था, पढ़ने नहीं देता था, उसको वही खत्म कर लेता। लेकिन एक्सपांशन के बाद थोड़ी सी नजर हटने लग गई थी, चीजें बढ़ने लग गई थी, मतलब कि माप बड़ा हो रहा था, तो चीजें हम लोग भूलने लग गए थे। और छोटी मोटी ये जो भूले हैं, हमें पता भी नहीं था कि ये बहुत बड़ी हो जाएगी।
जब हम लोगों के यकीन की वजह से बढ़ते हैं तो एक बड़ा सबक मैंने ये सीखा कि तब हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। हम ये बिल्कुल न सोचे कि वक्त के साथ सब सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ये रिश्ते नहीं होते कि वक्त के साथ ठीक हो जाए। ध्यान रखिएगा, मैं आपकी बिजनेस क्लास से हम स्टार्ट करने से पहले मैं मेरी गलतियों को बताना चाहता हूँ आपसे, ताकि मैंने बहुत कुछ जो सीखा है वो आपने आपसे सीखा। एक बात आपको समझना पड़ेगा कि मेरे से सुनने में और किसी और से सुनने में फर्क क्या है, मैं बता दूं आपको। एक सच, ताकि ये कल चल के आपको आए कोई कमेंट में कह दे, तो हर चीज आपको पता होनी चाहिए। पहली बात तो ये बता दूं कि आपको कि मुझसे सीखने में फर्क क्या है और इसे सुनने में फर्क क्या है। आज हर प्लेटफॉर्म पे लगभग वो रील में या यूट्यूब पे इंफॉर्मेशन ही इंफॉर्मेशन। और सही में ये बहुत अच्छा वक्त कि जानकारी अगर इकट्ठा करनी हो, नया नॉलेज लेना हो, तो बिल्कुल ये सबसे अच्छा वक्त है। आप रील देखकर, अब यूट्यूब में सुनकर, समझकर और बहुत सारी चीजों से आप उसको इकट्ठा कर लेते हैं और अपने आप को आप अपडेट कर सकते हैं। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट गुण है एंटरप्रेन्योरशिप में, जो आप नॉलेज से बिल्ड नहीं कर सकते। तो क्या होगा एंटरप्रेन्योरशिप में? उतार चढ़ाव आना ये आम बात है, प्रॉब्लम्स आना ये आम बात है। सॉल्यूशन पता भी हो तो द वे, द टाइम, उस टाइम पे आपका एटीट्यूड कैसा होता है ये बहुत important। अगर आपका इंटरनल ओरा, आप समझ ना मेरी बात को, कि इंसान के अंदर एक आप आउटर होते हैं और एक आप इंटरनल होते हैं। आउटर जिससे जानकारियों से और नॉलेज से आप आउटर बनते हैं, आपका आउटर ओरा बनाते हैं। पर जब बिजनेस में लॉसेस, प्रॉब्लम्स और प्रेशर्स आते हैं तो आपको जरूरत होती है दो ही चीज, दो में से कोई भी एक चीज आपको समझनी होती है। या तो कोई एक ऐसा मेंटर चाहिए होता है जो उस वक्त से, वर्ष टू वर्ष वक्त से गुजर गुजर चुका, वो आपको सही राय देगी। या खुद आप, खुद आपका अनुभव इतना बड़ा हो कि आपको ये पता हो जाता है कि मैं ऐसे वक्त में इस स्थिति से गुजरा था, ये वक्त निकल गया, मेरा एटीट्यूड क्या था। हितेश ने मतलब मैं आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो मेरी जर्नी है, इस जर्नी के अंदर 5 से 15 तक 500 करोड़ के ऊपर का काम करने के बाद कुछ घटनाएं हुई, जिस घटना ने मुझे वर्ष से वर्ष तक पहुंचा। बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक बात बोलने जा रहा हूं ताकि आगे जब एपिसोड चलेंगे, आज कुछ बात भी बताना चाहता हूं आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट, कि शायद वो लोग भी सुन रहे हो कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ। 2014 में कंपनी के ऊपर एक एफआईआर हुई, क्योंकि वो केस था डिले ऑफ रजिस्ट्री का, मतलब टाइम पर रजिस्ट्री नहीं लगी उस लेआउट में, उस कॉलोनी में रजिस्ट्रियां लग चुकी। सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से अगर देखा जाए, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जहां पर भी एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हुआ प्रॉपर्टी को लेकर, वहां पर सिविल नेचर का केस बनता। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं, हमारे साथ टोटल सारे केसेस, क्रिमिनल केसेस बनाई गई, कंप्लेंट बनाई गई, क्रिमिनल केसेस हुए। इट्स ओके, वक्त आते आते न्यायालय पे छोड़ दिया है मैंने कि क्या होगा, और मुझे न्यायालय पे भरोसा है। पर एक
ऐसी घटना हुई जिसने जीवन को सोचने पे मजबूर कर दिया। और वो क्या घटना थी? वो घटना ये थी कि चूंकि 2014 में एफआईआर हुई, उसके बाद लगातार एफआईआर का सिलसिला चलते रहा। लगभग 12 एफआईआर हुई। 2016 में एक मैं कंपनी छोड़ चुका था। जिन लोगों को पास ये कंपनी थी, उनका ये प्रारब्ध, उनका ये कमिटमेंट था कि उनको 6 महीने में सारी केसेस को सेटल करना है। उसकी वजह यह थी कि लगभग 36 करोड़ 36 करोड़ के आसपास का स्टॉक था और 22-23 करोड़ की लायबिलिटी। पर मुझ पर दबाव बनाया गया और वो दबाव इस कदर था कि मुझे कंपनी से रिजाइन देना। लेकिन मैं 2014 की केस में फरार था। और फरार इसलिए था क्योंकि कुछ इस दौरान मेरे परिवार पे ऐसे घटनाएं हुई की गई जिसने मुझे और मेरे परिवार को सदमे में ला दिया। और हमारे पास, हम करते क्या होते कि हमारे पास कुछ नहीं था। मैंने मजबूर होकर कंपनी। इस दौरान एक घटना हुई कि 23 दिसंबर 2021 को मुझे अरेस्ट किया गया। 31 दिसंबर 2021 को मुझे देपालपुर जेल में डाल दिया गया और वहां से मेरा जेल का सफर चालू। इस केस में पहले जिन लोगों को, डायरेक्टर्स को आरोपी बनाया गया था, वो छूट चुके थे। इस दौरान मई महीने में 2022 को 2022 को जेल में रहते हुए, मैं जेल का सफर भी आपको बताऊंगा कैसा रहा मेरा जेल का सफर। मुझ पर अलग अलग केसेस में मुझे आरोपी बनाया गया और मुझे उसके बाद अक्टूबर में एक सजा भी लगी। जी हाँ, सजा भी लगी। इस मामले में, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सजा लगी मुझे 11/10/2023, तब मैं जेल में। ये केस ऐसी थी, अगर आप थोड़ा सा देखें, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक फर्जी सजा थी। ये ढंग से देखें तो 27/2/2021 की एफआईआर है। किशनगंज थाना महू। ये दूसरी एफआईआर थी। 2017 की एक एफआईआर है, 2021। ये फरवरी 2021 की एफआईआर में एक कस्टमर ने ये एफआईआर डाली थी, इसमें नाम भी मेरा नहीं, कंपनी का नाम है, 2 दूसरे आरोपी। मुझे, जैसे कि आप जानते हैं, 2021 में ही अरेस्ट किया गया। इसका ट्रायल स्टार्ट हुआ 2022। लेकिन सबसे अचंभित करने वाली बात है कि 2021 की एफआईआर के बाद 2021 में ही 2021 में ही 12/7/2021, तो ध्यान से देखिए, 12/7/2021 जो कस्टमर ने एफआईआर डाली थी, उसके साथ कंपनी का ये एक समझौता पत्र। इस एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि आपको जो हमने एक प्लॉट दिया था भगोरा का, उसके बदले में
हम आपको भोपाल का एक प्लॉट दे रहे हैं और इस प्लॉट की हम रजिस्ट्री कर दे रहे हैं। ये रजिस्ट्री आप देखेंगे तो इस कस्टमर का नाम रमाकांत दीक्षित है और ये आप देखेंगे कि 12/7/2021 12/7/2021 12/7/2021 मतलब जिस दिन सेटलमेंट एग्रीमेंट बनाया गया उसी दिन ये रजिस्ट्री हुई। मतलब कि ये केस खत्म हो जानी थी 2021 में 12/7, क्योंकि ये सेटलमेंट हो चुका। पर ऐसा नहीं हुआ। इसका ट्रायल चलाया गया 2022 में और 2022 में ट्रायल चलाने के बाद जज साहब ने जो बाकी लोगों को अरेस्ट किए बगैर मुझे सजा सुना दी गई। आप देखिए, ये सजा है 11/10/2023, 3 साल की सजा। 27/2/2021 की FIR, उसी साल 12/7/2021 में ये समझौता पत्र, उसी दिन 12/7/2021 में ये रजिस्ट्री आगे वाले के नाम से, और ट्रायल चला 2022 में और सजा मिली मुझे 23/11/2023 को जज साहब ने सुना दी। 3 साल की सजा भुगत कर मैं आया। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरे साथ ऐसा क्यों? पर इस घटना के पहले की घटना कुछ बताता हूँ। ये सजा होने के पहले कुछ लोग मेरे भाई के साथ मिलने आए मुझे जेल में, और उन्होंने कहा कि भैया हम आपको 2 महीने में छुड़ा देंगे, क्योंकि वो लोग ये जानते थे कि मेरे पास अपने जमानत के लिए पैसे नहीं है, ना मेरे परिवार के पास जमानत के लिए पैसे। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है भाई। मुझे भी पुराने लोग लगे तो मुझे लगा कि यार, हाथ जोड़ा मैंने उनको, मेरा बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मैंने बोला मुझे क्या करना होगा? कैजुअली मैंने उनसे पूछा। अच्छा एक बात और, ये मिलना, ये मीटिंग, ये मुलाकात जाली पे हुई जेल के। इसका कोई भी जिक्र किसी नोटबुक में, रजिस्टर में नहीं मिलेगा जेल, क्योंकि बाकायदा जेलर को सेट करके आया। हाँ, इसके प्रूफ मिल जाएंगे, जैसे कि वो लोग सोचते हैं कि हमने प्रूफ नहीं रखा है। प्रूफ तो है। मैंने कहा कि मुझे क्या करना होगा, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको बस भैया इतना करना है कि जेल से आपको मेडिकल लेकर जाएगा मेडिकल चेकअप के लिए, और वहां पर आपको कुछ कोरे डॉक्यूमेंट पे साइन करवाना। उस वक्त मैंने समझ लिया कि, मैंने कहा मुझे सोचने दीजिएगा। और मैंने जब सोचा तो मेरी अंतरात्मा कहती ना कि आपको सही रास्ता दिखाते हैं, तो मेरी अंतर आत्मा ने कहा कि ये जो पुराने पिछले डेट पे डॉक्यूमेंट साइन करवाना चाहते ये क्या है? और अचानक मेरी आत्मा ने कहा कि इनका प्लान है कि जो लोग अब पुलिस स्टेशन और कोर्ट नहीं पहुंचे हैं, उनकी प्रॉपर्टी को ये हड़पना चाहते हैं, और कोर्ट के आगे दिखाना चाहते हैं कि ये प्रॉपर्टियां तो जितेश मिश्र ने पहले ही बेच दी, जिसके फर्जी डॉक्यूमेंट ये बनाना चाहते। मैंने कहा नहीं। मैंने घर वालों का फोन आया तो उनको बोलना, मैंने बोला कि बोलना उनको
कि मैं नहीं करूं, क्योंकि वो जो सैकड़ों लोग अभी भी फंसे पड़े हैं उनके साथ गलत हो जाए। और आप सुन लो, वो लोग जो इस षड्यंत्र में शामिल हैं, ये 3 साल की सजा भुगती है जो मैंने ये इन लोगों के लिए। आप पैसे से हर चीज नहीं कर सकते। ये सब हुआ, जेल में प्रताड़ना दी गई, पुलिस कस्टडी के दौरान कई कोरे कागजों पे और लिखे हुए कागजों पे साइन करवाया गया, और उन्हीं को आज डॉक्यूमेंट बनकर बनाकर कोर्ट में पेश किया गया। बहुत महानुभाव है इसमें, पर सच सच ही होगा एक दिन। मेरी स्टोरी के अंदर में ये सब जो घटनाएं मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि ये आगे हो सकता है ऐसी चीजें आए। 5,000 से ज्यादा लोग कमीशन बेसिस पे काम करते थे। काफी लोगों ने पैसा बनाया, काफी लोगों ने बहुत अच्छा जीवन आज वो जी रहे। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ। पर आप एक ऐसे व्यक्ति से ये बात सुन रहे या समझ रहे हैं जिसने वर्स्ट टू वर्स्ट पार्ट देखा है जीवन। आपको मार्केट में, आपको हर सिस्टम पे, हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे क्या करना और कितना अच्छा और कैसे करना ये बताने वाले 10,000 गुरु मिल जाएं। पर मेरी कहानी में और मेरी सच्ची घटनाओं में आपको मिलेगा ज्यादा से ज्यादा कि आपको क्या नहीं करना। जीवन में क्या करना है किताबें भी बता देती, लेकिन जो जीवन में बता दे आपको क्या नहीं करना है, वो वही बता सकता है जो गुजरा है परिस्थिति से। जीवन उथल पुथल जाता है, और मेरा ये एटीट्यूड रहा जो मैंने और मेरे परिवार ने सहा। मैं अपनी कहानी से आपको इंस्पायर करने यहाँ नहीं है, मैं सच्ची घटनाओं से आपको बिजनेस के सबक देने हैं। ये पहला एपिसोड है जिसमें मैं चाहता था कि मेरी कहानी की एक झलक मिले आपको। ये पॉसिबल ही नहीं है कि 50 साल में जो सीखा, समझा, जाना, जो तकलीफ का हर मोमेंट मैं 30 मिनट में, 35 मिनट में खत्म कर। हम लोग आगे बढ़ेंगे। बस इतना समझिए कि 2016 में रिजाइन करने के बाद जेल जाकर अभी जो जिंदगी है इसमें शून्य है और कई सारे आरोप हैं। पर मैंने हमें एक बात पढ़ी, और जब मैं आपको मेरी जेल की घटनाओं का जिक्र कहूंगा तो मैं आपको एक बात कहूंगा कि सारी दुनिया साथ छोड़ दे, एक आपका परिवार, एक मालिक कभी आपके साथ। कोई बहुत सारी घटनाएं आपको चमत्कारिक लगेगी। मैं जब आगे बताऊंगा आपको कि जेल में क्या हुआ, पुलिस स्टेशन में क्या हुआ, हर वो मोड़। हाँ, ये सच है कि आज पैसा नहीं, लेकिन पैसा तो फिर भी आ जाएगा, पहले भी नहीं था, लेकिन अपने वसूलों से समझौता करके पैसा किस काम। मेरा बस इतना कहना है कि एंटरप्रेन्योरशिप की इस जर्नी में ये इस पहले एपिसोड को मैं अभी खत्म करता हूं, क्योंकि जिंदगी की कहानी बहुत लंबी है मेरी। मैं बस आपको आज ये पहला एपिसोड में यही की सबक देना चाहता हूं कि जिंदगी में जब आप व्यापार में आगे बढ़ते हो या शुरुआत करते हो, एक बात हमेशा याद रखें, आप अलर्ट रहे, क्योंकि आपके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।